हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हमने अभी तक का ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन था, वो हमने क्लियर कर लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, और बहुत ही महत्वपूर्ण सा चैप्टर, जिसका नाम है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आप। जो लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज सीधे मैं चैप्टर को ही घसीटते हुए नहीं ले जाऊंगा। पहले मैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको समझाऊंगा, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में आपको समझाऊंगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आपको समझाऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना सिखाऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना सिखाऊंगा। तो आज की टॉपिक बेसिक होगी। कल से जो भी होगा हमारे क्वेश्चन शुरू करेंगे। आपने समझना पड़ेगा टॉपिक को अच्छे तरीके से, तभी क्वेश्चन आएंगे। अगर आप टॉपिक को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फिर आज का जो हमारा है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? जैसे हिंदी अगर मीडियम वाले होंगे तो इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं चर घातांकीय फलन। चर घातांकीय फलन, चर घातांकीय फलन, चर घातांकीय फलन। समझ में आ रहा नहीं? इस उस जैसे कि हिंदी मीडियम वालों के लिए तो नाम से ही विदित है कि घातांक में चर होना चाहिए, घात में चर होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं? चर घातांकीय फलन बोलते हैं। आई नहीं बात समझ में? एक मिनट। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप हाँ, तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप नोट्स बना रहे होंगे एक एक, मैं कुछ अब धीरे धीरे सोच रहा हूँ कि अब कुछ नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करूँ। अभी तो इस बुक में तो अभी मैं फर्स्ट से नहीं कर पाया। अब दूसरी बुक शुरू करूँगा, उसमें मैं फर्स्ट से नोट्स भी बना के आपको दे रहूँगा। तो बच्चों, शुरू कर रहे हैं फिर। देखो, चर घातांकी फलन। देखो, जिसका चर में घात होती है, मतलब घात जो होती है, घात होगी अभी चर की घात होगी। जैसे देखो, मान लीजिए मैंने लिखा ना, कोई फंक्शन लिखा, जैसे 2 की पावर x लिखा, तो घात में क्या है? चर है ना। आई नहीं बात समझ में? सबसे पहले मैं आप लोगों को चर, अचर, ये सब समझा दूं। ध्यान से मेरी बातों को सुनना। चर को जो बोलते हैं वो बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल। और अचर को बोलते हैं, वो बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है ना? तो वेरिएबल जो होते हैं ना, वो वेरी करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है ना? बदलते रहते हैं। जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ये वेरी करते रहेंगे, ये बदलते रहेंगे। हाँ, ठीक है ना? कांस्टेंट है जो फिक्स है, जैसे है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसे कांस्टेंट बोलेंगे। वेरिएबल जो बदलते रहेंगे, कांस्टेंट जो फिक्स रहेंगे। हम बात कर रहे हैं कि घात में चर है। घात में क्या है? घात में क्या है? वेरिएबल है। जिसमें घात में वेरिएबल होगा, पावर में, सॉरी, इंग्लिश मीडियम में कह सकते हैं कि पावर में वेरिएबल होगा। पावर में वेरिएबल होगा तो उसे क्या बोलेंगे? चर घातांकी फलन। अब देखो, मैं इंग्लिश में अब नहीं बोलूंगा, मैंने जितना भी था आप लोगों को हिंदी में समझाने की पूरी कोशिश की है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब जो होता है, वो क्या होता है? आपके पास कांस्टेंट नीचे होगा, ठीक है ना, और कांस्टेंट की पावर क्या होगी? आपके पास वेरिएबल होगी। आई नहीं बात समझ में? तो कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसको मैंने लिखा ए की पावर एक्स। तो ए क्या है आपके पास? ए जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है ना। और ए की जो खासियत होगी वो बड़ा होगा किससे? एक से, ठीक है ना। ऐसे फंक्शन को ए की पावर एक्स, जिसमें यहाँ ए कांस्टेंट होता है और ए जो होगा एक से बड़ा होता है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो बहुत तेजी से बढ़ता है। अब हमको मैथ्स में एक ऐसे फंक्शन की जरूरत पड़ी जो बहुत तेजी से बढ़े ना, तो उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या यार, ऐसे एक्स की पावर 2 ये भी तो तेजी से बढ़ता है? तो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे एक्स की पावर 100 ये भी तो तेजी से बढ़ता है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, ये तेजी से नहीं बढ़ता है, इसकी अपेक्षा ये तेजी से बढ़ेगा। देखो, 2 की पावर एक्स, ये तेजी से नहीं बढ़ेगा, इसकी अपेक्षा ये तेजी से बढ़ेगा। देखो, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मतलब क्या है? बेस में क्या है? कांस्टेंट है, पावर में क्या है? वेरिएबल है। बेस में क्या है? कांस्टेंट है, पावर में क्या है? वेरिएबल है। आई नहीं बात समझ में? एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं? अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ये बहुत तेजी से, मैंने कहा ना, जैसे कि अभी ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला फंक्शन है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूं कि ये बहुत तेजी से कैसे बढ़ता है। इसमें नहीं समझाऊंगा, मैं इसमें समझाऊंगा।
क्योंकि इसमें तो बहुत सारे जीरो, स्क्वायर, देखो स्क्वायर करने, क्यूब करने कठिन हो जाएगा, तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखो 2 की पावर 1 है, 2 की एक्स बदलते रहो, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है। ऐसे ही है 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2। चलो सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 4, इसका मतलब 8, इसका मतलब 16, इसका मतलब 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना हो गया फिर ये 64 हो गया कि नहीं। 1 की पावर 1, 2 की पावर 4, फिर कितना 3 की पावर 2, फिर कितना 16, फिर कितना 25, फिर कितना 36। अब एक बात बताओ, आप ध्यान से देख सकते हो इसमें कि नीचे वेरिएबल है, इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे ना। इसे देखो, पॉलिनोमियल बहुत तेजी से बढ़ रहा है या फिर एक्सपोनेंशियल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखो साफ कहोगे आप, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ऐसे ही उल्टा मैं इसमें कहूँ, इसमें तो फिर ये तो बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाएगा, दो तीन एक्स रखने के बाद ही। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जस्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन तेजी से क्यों बढ़ता है। अगर आपने देख लिया होगा तो समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल बहुत इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है। आई नहीं बात समझ में? तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। ऐसा फंक्शन जो बहुत तेजी से बढ़ता है। गणित में हमको एक फंक्शन की जरूरत पड़ी जो हमको बहुत तेजी से आगे को बहुत तेजी से बढ़े। उस तेजी से बढ़ने वाले फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने एक बनाया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खासियत क्या होती है, बेस में कांस्टेंट होना चाहिए और पावर में क्या होना चाहिए, आपके पास वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है ना। और जो बेस है वो है 1 से बड़ा होना चाहिए। आई नहीं बात समझ में? अब यहाँ पर कोई दो प्रकार के एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक तो e की पावर x और एक होता है 10 की पावर x। और जो ये e का मान होता है, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, उसका मान होता है 2 से 3 के बीच में, ठीक है ना। 2 से 3 के बीच में e का मान होता है, ठीक। अब मेरी बात को सुनो, इसको तो हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसको हम बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। आई नहीं बात समझ में? ठीक। तो अब मैं आगे को बढ़ रहा हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहना। हम जो बात करने वाले हैं इसकी हम ज़्यादा करने वाले हैं। इस वाले की तो हम बात बहुत कम करते हैं, हम सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं इसकी। इसको बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पर पढ़ेंगे क्या हम इसको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। आई नहीं बात समझ में? थोड़ा सा और मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ, इसकी डोमेन, इसकी रेंज, ठीक। आप नोट्स बनाते रहना, एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ। कोई फंक्शन है, मान लीजिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स वेर ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड ए जो बड़ा होगा वो किससे बड़ा होगा? 1 से बड़ा होगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। फिर देखो, मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है ए की पावर एक्स, ठीक है ना। ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। देखो, इस एक्स की जगह में कोई सी भी वैल्यू रखूं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 2 की पावर एक्स है, ठीक है। देखो, इस एक्स की जगह तुम कोई भी वैल्यू रखो, जैसे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, मतलब पॉजिटिव नंबर रखो। पॉजिटिव नंबर रखो तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। बढ़ते रहेगा कि नहीं रहेगा? 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, बहुत तेजी से बढ़ते रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें मैं माइनस रखता हूं और बहुत तेजी से बढ़ने के साथ साथ पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा। 2 की पावर, क्योंकि मैं एक्स पॉजिटिव रख रहा हूँ, एक्स पॉजिटिव रख रहा हूँ, तो 2 की पावर एक्स तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए मैं एक्स निगेटिव रख रहा हूँ, एक्स निगेटिव रख रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं एक्स निगेटिव रख रहा हूँ तो क्या होने वाला है मेरे पास? अगर मान लीजिए मैंने एक्स निगेटिव रखी तो मैंने रखा, मान लिया 2 की पावर -2, तो ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2, मतलब 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 4, मतलब ये दशमलव में आएगा, आएगा ही नहीं, पॉइंट में आएगा। अगर मान लीजिए मैं 2 की एक्स की जगह कितना रख रहा हूँ? -10 रख रहा हूँ, तो 2 की पावर कितना? -10, मतलब 1 अपॉन 2 की पावर कितना हो जाएगा? 10। तो 2 की पावर 10 को सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा और फिर 1 बट्टा कुछ आएगा, वो भी क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट में आएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट में आ रहा है। आ रही नहीं बात समझ में? समझने की कोशिश करो। मान लीजिए 10 नहीं तो मैं चलो 6 गेम सॉल्व कर रहा हूँ, 6 में कर रहा हूँ सॉल्व। 2 की पावर 6 का मतलब कितना था? 64। अब 1/64 को सॉल्व करोगे तो दशमलव में ही तो आएगा, आएगी नहीं बात समझ में?
ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपने एक चीज देखी, यहां देखो x अगर आपने रखा एक, ये देखो ये 2 की पावर x में अगर x पॉजिटिव रखा तो 2 की पावर x भी पॉजिटिव आया। अगर आपने x निगेटिव रखा तब भी 2 की पावर x क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब भी 2 की पावर x क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पर जीरो के नजदीक आ रहा है। कुल मिलाकर के आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो कभी भी 2 की पावर x निगेटिव नहीं हो सकता, 2 की पावर x निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब a की पावर x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि बेस में a क्या है मेरे पास, 1 से बड़ा है, पॉजिटिव है। समझ में आ रहा नहीं? तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जो इसकी डोमेन होगी, मतलब क्या होगा, जो डोमेन होगी वो किसकी होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर, नहीं सॉरी, रियल नंबर की डोमेन होगी। जो इसकी डोमेन होगी वो रियल नंबर की होगी, और जो इसकी रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, पॉजिटिव रियल नंबर की बनेगी। आई नहीं बात समझ में? अब ये डोमेन और रेंज क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। मान लीजिए कोई एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास फंक्शन है 2x+3, मैं x में कुछ भी रखूं, x में मैंने रखा 1, तो मेरे पास एफ एक्स की जगह 1, तो f1 इज इक्वल टू कितना है, 3 2 5, तो f1। तो जो ये x की मैं वैल्यू रखूंगा ना, जो x में वैल्यू रखूंगा, जैसे x में मैंने रखा 2, तो f2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 5 6 7। जो मैं x रखूंगा उन्हें हम डोमेन बोलते हैं, जो x रख के आंसर आएगा उसे हम रेंज बोलते हैं। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। और मेरे को ये समझाते रहना, मेरे को भी ये समझाते रहना कि मैं कैसा समझा रहा हूँ, मेरे को कमेंट में समझाते रहना कि कैसा पढ़ा रहे हो सर, अगर अच्छा पढ़ा रहे हो तो अच्छा, गंदा पढ़ा रहे हो तो गंदा, अगर मेरे को कुछ सुधार करना है तो कुछ सुधार करना भी बताओगे तो मैं और सुधार करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब में पढ़ाना सबसे कठिन काम है। अगर हम क्लास में बैठ के पढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी हम सामने होते हैं, बच्चे सामने होते हैं तो इंटरेस्ट भी आता है। यहाँ तो सिर्फ कैमरा है बस सामने, और कोई नहीं है, 4 दीवारियाँ हैं, 4 दीवारें हैं, और मेरा एक कैमरा है और एक मैं हूँ, बस हो गया, और एक बोर्ड है, ठीक। तो पता नहीं चलता है कि समझ में आ रहा है नहीं बच्चों को। कोशिश बहुत अच्छे से कर रहा हूँ मैं। और यूट्यूब में मैथ्स से पढ़ाने तो और ज़्यादा कठिन है, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कहीं मान लीजिए माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो गया, आंसर ही गलत आ गया, फिर वो पिछली वीडियो में हुआ आंसर पूरा गलत आ गया, फिर मैंने दोबारा वीडियो बनाई, फिर आधा 1 घंटा और लग गया, तो थोड़ा सा कठिन होता है मैथ्स से पढ़ाना। चलो कोई नहीं, आपको रेंज और डोमेन समझ में आ गया होगा। डोमेन क्या मतलब प्रांत, प्रांत क्या, जब देखो डोमेन का मतलब प्रांत, रेंज का मतलब परिसर, ध्यान रखना, डोमेन का मतलब प्रांत, रेंज का मतलब परिसर। देखो x की जो वैल्यू है मैं लूंगा अपने मन से, 1 लूंगा, 2 लूंगा, 3 लूंगा, 4 लूंगा, जो x की वैल्यू अपने मन से लूंगा उसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन। जो आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे, रेंज। ये कोई परिभाषा नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं बस, हो गया आपको, क्योंकि अभी यहाँ डोमेन रेंज आई, ये कोई ऐसी परिभाषा नहीं है, ठीक है, समझा रहा हूं बस, ठीक। चलो अब शुरू फिर, मतलब आपके पास जो, अब देखो अब मैं सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किसकी बात करूंगा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, उसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। तो कुल मिला के बताओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो रेंज होती है, जो डोमेन होगी, प्रांत होगा, वो रियल नंबर का होगा, और जो आपके पास परिसर होगा मतलब रेंज होगी, वो पॉजिटिव रियल नंबर की होगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई है? आई गई है, आ गई है। अब सुनो फिर, क्या ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है जो इसका इनवर्स हो? कोई भी फंक्शन का इनवर्स, देखो मान लीजिए मेरे पास कोई एक फंक्शन है ना, यहाँ पर कोई इसकी कोई एफ एक्स है, कोई फंक्शन है, ये इसकी क्या है, यहाँ पर को कुछ रेंज होती है, कुछ क्या होता है, डोमेन होता है, और उसकी क्या होती है फिर, रेंज होती है, होती नहीं। अगर मान लीजिए मैंने इसका इनवर्स कह दिया ना, एफ का इनवर्स, तो मेरे पास जो इस फंक्शन का इनवर्स कहा ना, जो रेंज है वो तो डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन है वो मेरे पास क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। डोमेन क्या बन जाएगा यहाँ पर को, रेंज बन जाएगा एफ इनवर्स का। मतलब कोई फंक्शन है ना, फंक्शन में डोमेन है, रेंज है, उसका जो इनवर्स होगा, जो फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स की तो डोमेन बन जाएगी, समझ रहे हो नहीं, और जो फंक्शन की डोमेन होगी इनवर्स की रेंज बन जाएगी। आई नहीं बात समझ में? चलो आ गया समझ में। सुनो, क्या ऐसा कोई फंक्शन है, क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो इसका उल्टा हो, मतलब क्या होगा, जिसमें जिसमें डोमेन तो क्या होगी, आर पॉजिटिव रियल नंबर से की होगी, पॉजिटिव रियल नंबर से की होगी, और रेंज क्या होगी, सभी रियल नंबर की होगी। क्या ऐसा कोई फंक्शन है? हाँ ऐसा कोई फंक्शन है, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉग। आई नहीं बात समझ में?
ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसका इनवर्स जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ऐसा फंक्शन जो बहुत तेजी से बढ़ता हो, जिसकी बेस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पावर में क्या होगा, वेरिएबल होगा, और ई की वैल्यू भी मैंने बता दी है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है वो पॉजिटिव नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होता है रियल नंबर का होता है, और जो रेंज होती है पॉजिटिव रियल नंबर की होती है। ठीक है ना, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या कहा मैंने, डोमेन होता है रियल नंबर की होती है, और जो रेंज होती है पॉजिटिव रियल नंबर की होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या इनवर्स फंक्शन मेरे पास वैलिड करता है? हाँ, वैलिड करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। और जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर की, और जो रेंज होती है वो क्या होती है, रियल नंबर की। आई नहीं बात समझ में? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। कभी भी आपने देखा होगा ना, कक्षा 11 की, कक्षा 12 की बुकों में आपके पास इंटीग्रेशन में फॉर्मूले हुआ करते थे। जैसे मान लीजिए मेरे पास है फॉर्मूला 1/x² माइनस a², इसका फॉर्मूला होगा तो उसमें ऐसा लिखा होगा 1/2a लॉग यहाँ मॉड लगाया होगा, आपने ध्यान से देखा होगा, मॉड लगाया होगा और उसमें लिखा होगा x प्लस a और लिखा होगा x माइनस ए। देखो वो मॉड लिखने का कारण भी ये होता है कि लॉग के अंदर जो यहाँ होगा ना, लॉग के अंदर, जैसे मैंने लिखा ये लॉग x, ध्यान से देखना हाँ मेरी बात को, जैसे मैंने लिखा ना लॉग x, अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये तो मेरे को समझना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरे को इतना समझना पड़ेगा कि x मतलब क्या, डोमेन क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर की, तो x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तभी क्या करता था किताब वाला, मॉड लगा देता था। अब मॉड लगाने से क्या होगा कि जो ये x है, x के अंदर जो भी है वो पॉजिटिव है। मॉड का मतलब तो यही होता है ना, जो x के अंदर है वो पॉजिटिव है। आई नहीं बात समझ में? तभी वो मॉड लगाता था। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मतलब जो लॉग के बाद जो भी लिखोगे एंगल में, लॉग के जो एंगल में लिखोगे, एंगल ही समझते हैं फिर अभी, जो लॉग के एंगल में लिखोगे वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि उसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर की है। आई नहीं बात समझ में? आ रही होगी बात समझ में, आ रही होगी बात समझ में। ये आप नोट करो अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब सुनो फिर ध्यान से मेरी बात को, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक एक चीज को आप समझते रहना। देखो मैंने लिखा, मान लिया जाए e की पावर x है, e की पावर x इज इक्वल टू कुछ है आंसर मेरे पास y, ठीक है ना। या फिर मैं लिख लेता हूं a की पावर x इज इक्वल टू y। तो देखो तो यहां पर से क्या होगा, देखो ये x तो इधर आ जाएगा और यहां पर से कितना आ जाएगा, log y, और बेस में कितना आ जाएगा a। तो इसका मतलब क्या होता है ना, a की पावर x इज इक्वल टू y, इसका इस y का मतलब क्या हो गया, a की पावर x इज इक्वल टू y। तो ये जो x है ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे कि ये log y है। क्या? y का log मान x है। क्या कहा मैंने, अगर a की पावर x इज इक्वल टू y है तो इसका मतलब क्या होगा, log y का जो log है, y का क्या जो log है, जिसका बेस a है उसकी वैल्यू x है। इसका मतलब क्या, y का जो log है वह x है और उसका बेस क्या है, e है। मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log बेस e ऑफ y। आई नहीं बात समझ में? और log e की वैल्यू जो होती है वो याद रखना, हमेशा log e की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, आपके पास 1 होती है। ये नोट कर लेना, ठीक है ना। आई नहीं बात समझ में? सबसे पहली बात। और log 1 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा याद रखना 0 होती है, ठीक है ना। और जो log इनफाइनाइट की वैल्यू होती है वो हमेशा याद रखना आप कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। आई ठीक है। और तो चीज़ों को ध्यान से समझते रहे ना। log बेस ए, और देखो ये बेस ए, हाँ इसे log बेस ए ऑफ बी पढ़ेंगे, log बेस ए ऑफ वाई पढ़ेंगे, log बेस ई ऑफ वाई पढ़ेंगे। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना। तो log बेस ए ऑफ बी को मैं कैसे लिखता हूं, log बी बट्टा log ए। आई नहीं बात समझ में? तो बताओ फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, ये सब मैं ये सब नोट करो आप। इसको मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, x बराबर कितना आ जाएगा, log y ऑफ log e, ऐसे लिखूंगा ना इस नियम से। और log e की वैल्यू कितनी, 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर आपके पास, log y। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने मान लिया जाए, जैसे ना x log y लिखा है, log y लिखा है, तो इसका मतलब बेस e होगा ही होगा। आई नहीं बात समझ में?
जैसे ये log b लिखा है ना, तो बेस में क्या होना है, e होना ही होना है। जैसे log a लिखा है तो इसका मतलब बेस में क्या होना है, e होना ही होना है। आ रही है ना बात समझ में? आ रही होगी बात समझ में। चलो फिर अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं ये सब। ठीक है, यस। तो लॉग ये थोड़ा सा ना बड़ा दिक्कत रहती कि अब कभी कभी क्या होता है ना, पढ़ाना में कुछ, जैसे मैंने तैयार किया है टॉपिक, मैं इसमें बहुत तैयारी करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि यूट्यूब में मैं, क्योंकि बच्चे मेरे सामने नहीं है तो मेरे से कोई पूछ नहीं सकता, तो सभी मैं अपने लिए बच्चा भी मैं ही हूँ, मास्टर भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, समझ। तो मैं पद याद नहीं रहता कि मेरे को क्या क्या पढ़ाना है करके, तो सोच रहा हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाना है। सुनो फिर, मैंने क्या बताया आपको अभी, देखो लॉग, देखो x इज इक्वल टू कितना हो गया, लॉग बेस ई ऑफ y। क्या मैं इसको x इज इक्वल टू को सीधे सीधे लॉग y लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। आई नहीं बात समझ में? तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो अगर मान ले जाए मेरे पास लॉग एक्स की जगह 1 रखा, तो log 1 log ई की पावर कितना हो गया 1, ई की पावर मतलब का कितना हो गया ई, समझ रहे हो नहीं? मैंने एक्स की जगह कितना लिखा है 1, तो ई की पावर 1 बराबर कितना हो गया ई। ठीक है, तो अब सुनो फिर यहां पर से देखो, ये एक्स एक्स ये ई कहाँ, देखो ये एक्स यहाँ आया तो मतलब ये 1 यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं बात समझ में? और ये फिर कितना आ जाएगा लॉग, ठीक है, और बेस में ये ई बेस में था, अरे यार इसको हटा दो, ये तो सीधे सीधे ई, अगर ई की पावर एक्स है तो उसमें ई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना? तो देखो तो कितना रखा है, तो ये एक्स को मैंने यहाँ लिखा बराबर, बेस में ई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वाई का मान कितना है ई, तो लॉग ई इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, समझ में आ गया? आ गया। अब सुनो फिर, मान लीजिए ई की पावर 0, ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, किसी की भी पावर 0 1, सिंपल सी बात है, ठीक। तो अब सुनो फिर, देखो जीरो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बराबर जीरो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है ना, देखो ये जीरो बराबर कितना आ जाएगा लॉग लॉग वाई का मतलब 1, तो लॉग 1 की वैल्यू कितनी होगी फिर 0, ठीक है ना? तो सुनो फिर ई के पावर इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होगा इन्फिनिटी, तो सुनो ये एक्स मतलब ये नीचे आया, आया कि नहीं आया, बराबर कितना हो गया लॉग, और फिर क्या हो जाएगा फिर ये इनफाइनाइट, तो लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी इनफाइनाइट, नोट करो। आ रहा है ना बात समझ में? यस। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, कॉम्प्लेक्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी मैंने डिस्कशन कर लिया है, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है। अब मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो डिस्कशन करने वाला हूँ मैं 2D पढ़ाऊँगा, मैं 2D में भी इसके बारे में डिस्कशन कराऊँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको यहीं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, वैसे मैं 2D में भी पढ़ाऊँगा इसको, ठीक है ना? देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो क्या होता है, सबसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से वो मैं बता दूँ आपको। देखो आप जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी कि नहीं, बात समझ में? ठीक है, कोई भी रियल नंबर की जो परिभाषा क्या होती है, कोई भी नंबर का अगर तुम स्क्वायर करो, या तो वो पॉजिटिव आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, वो रियल नंबर कहलाता है। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो, मान लीजिए -5 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 25 आएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा या फिर 0 आएगा, उसे रियल नंबर बोलते हैं। अब यहां पर को क्या हो गया है, एक्स का स्क्वायर कितना आ गया -1, मतलब किसी नंबर का मैंने स्क्वायर किया है और वो कितना आ गया है नेगेटिव आ गया है। तो ऐसे नंबर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या, तो बताओ x बराबर कितना आ गया है फिर मेरे पास √-1, मतलब कितना प्लस माइनस, ठीक है ना? तो ऐसे नंबर को तो क्या, एक चीज और, तो देखो कोई भी नंबर का स्क्वायर, मैंने क्या कहा आपसे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अंडर मान लीजिए 5 का स्क्वायर करना है तो आंसर कितना आया 5, तो अंडर के अंदर भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, वो भी रियल नंबर कहलाएगा। रियल नंबर की परिभाषा क्या होगी कि अंडर के अंदर भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, परंतु यार अंडर के अंदर कितना आ गया है निगेटिव, अब इसका एक बार स्क्वायर करो तो कितना आ गया -1 आया, आया कि नहीं आया? तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने में माइनस आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर बोलते हैं, और उस इमेजनरी नंबर को हम दर्शाने के लिए क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, ठीक है ना? मैंने आपको अच्छे से बताया, ध्यान से मेरी बात को और सुनो,
किसी भी नंबर का स्क्वायर करने में पॉजिटिव आता है या जीरो आता है, उसे रियल नंबर बोलते हैं। क्या ऐसा कोई नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं और वो निगेटिव आ जाए? हाँ, -1 का स्क्वायर किया और निगेटिव आ गया, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और अगर मान लिया जाए किसी नंबर को मैं इस फॉर्म में लिखूं a+ib, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आई नहीं बात समझ में? समझने की कोशिश करते रहना, समझ में तभी आएगा। आया ना बात समझ में? मैंने क्या कहा, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है? a+ib के फॉर्म में लिखा जाता है, और इसे रिप्रेजेंट्स करते हैं किससे? x से, z से, या फिर a+ib या फिर x+iy। मैं x+iy लिखूंगा क्योंकि बुक में जो भी हमारी जो बुक्स हैं बीएससी लेवल की, वहाँ x+iy लिखा है, ठीक है ना। देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होगा? x+iy की फॉर्म का होगा, ठीक है। जहां x और y तो क्या होंगे? x और y तो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। रियल नंबर की परिभाषा अभी अभी मैंने बताई, किसी नंबर का स्क्वायर करो पॉजिटिव ही आएगा। और कोई क्या ऐसा नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर करके निगेटिव आ जाए? हाँ है। क्या अंडर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर करके मेरे पास क्या आ गया? निगेटिव आ गया। तो वह कैसा नंबर हो गया मेरे पास? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को अगर मैं इस रूप में लिखूंगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर बार इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? जेड के ऊपर बार। जेड के ऊपर बार कुछ भी नहीं होता है, जहां जहां आई होता है ना, उस आई का चिन्ह बदल देते हैं। आई के आगे साइन क्या है? प्लस का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का साइन, ठीक है ना। अगर जेड मेरे पास क्या है? x-iy है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा फिर आपके पास? x+iy। आ रही है ना बात समझ में? यस। हाँ, तो अब हम बात करते हैं इसके मॉडुलस की बात। मॉडुलस, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की बात, ठीक है ना। मॉडुलस कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का? mod z इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे मॉडुलस? mod z इज इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान से सुनना, क्या? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में? जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3i है मेरे पास, तो इसका मॉडुलस कैसे निकालूंगा मैं? तो मॉडुलस बराबर कितना आएगा? मॉडुलस बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट क्या? x कितना? x प्लस y का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 9 9 4 है, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 13। आई नहीं बात समझ में? तो अंडर रूट कितना आ जाएगा फिर मेरे पास? अंडर रूट कितना आ जाएगा फिर मेरे पास? 13, ठीक है ना। मॉडुलस क्या हो गया? ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉन्जुगेट क्या है, मॉडुलस क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आए नहीं बात समझ में? चलो मिटा देते हैं। यस, राम, सुनो एक बार और। जेड इज इक्वल टू क्या? x+iy क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड के ऊपर बार क्या है? इसका कॉन्जुगेट, जेड का मॉडुलस का मतलब क्या हो जाएगा? x² प्लस जो ये y होगा, इस y का स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में? यस। तो मॉडुलस हमेशा क्या होगा आपके पास? पॉजिटिव नंबर होगा, कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। पॉजिटिव रियल नंबर होगा कि नहीं होगा? जो भी आपके पास मॉडुलस आएगा वो हमेशा क्या होने वाला है? पॉजिटिव रियल नंबर होगा। आई नहीं बात समझ में? आया बात समझ में? यस, आ गया बात समझ में। आप सुनो फिर मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? सुनो, मिटा दूं ये सब? हाँ हाँ, देखो मेरे पास ये क्या है? एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना। ये एक्स वाई प्लेन किसको दर्शाने के लिए होता है? 2D नंबर को दर्शाने के लिए। जो 2D नंबर जैसे एक्स कॉमा वाई, जहां पर को मेरे से कह देगा कि 2,3 को दर्शाओ, तो 2,3 को दर्शाने के लिए क्या एक्स वाई प्लेन का यूज करते हैं। अब सुनो, एक्स वाई प्लेन का यूज करूंगा मैं, जहां एक्स को मैं क्या बोलूंगा? रियल एक्सिस बोलूंगा, और वाई को क्या बोलूंगा मैं? इमेजिनरी एक्सिस बोलूंगा, इमेजिनरी एक्सिस बोलूंगा, एक्सिस। और इसे क्या बोलूंगा? रियल एक्सिस बोलूंगा।
जहां पर कोई एक्स एक्सिस को मैं रियल एक्स एक्सिस बोलता हूं, वाई एक्सिस को मैं इमेजिनरी एक्सिस बोलता हूं, इसे क्या बोलते हैं, इस जहां पर को एक्स एक्सिस को मैं रियल एक्सिस बोलता हूं, वाई एक्सिस को मैं क्या बोलता हूं, इमेजिनरी एक्सिस बोलता हूं। ठीक है ना। ऐसे प्लेन को अब एक्स वाई प्लेन नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे, ऑर्गन्ड प्लेन, ऑर्गन्ड प्लेन। और इस ऑर्गन्ड प्लेन में हम किसको दर्शाते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाते हैं। आ गई नहीं बात समझ में। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास ये, समझ रहे हो नहीं। मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस, ये जो x होगा इसका मतलब ये रियल एक्सिस में, मतलब ये x का मतलब क्या हो गया, रियल अक्ष में कितना गया है। जैसे मान लीजिए z इक्वल टू मेरे पास क्या है, 2+3i है, तो 2+3i को मैं कैसे दर्शाऊंगा, ध्यान से सुनो। x में कितना गया है, 2, x बराबर तो कितना है 2, और y बराबर कितना है मेरे पास 3। x मतलब रियल अक्ष, रियल एक्सिस में कितना गया है, 1 2, मतलब यहाँ पर कोई है। y का मतलब 3 का मतलब क्या, इमेजिनरी x में कितना गया है, 1 2 3 गया है, तो इन दोनों का मिलान कहाँ पर को आ रहा है, यहाँ पर को। तो जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2+3i कहाँ पर को है, यहाँ पर को। आई नहीं बात समझ में, आया आया। अब सुनो फिर, मान लीजिए मेरे पास यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और आया है, z इक्वल टू कितना है, 2-3i। तो इसको कैसे दर्शाऊंगा मैं, z x का मतलब तो कितना है 2, और y का मतलब कितना है -3। x का मतलब तो 2, y का मतलब कितना -3, मतलब यहाँ पर को ना -1 -2 -3, मतलब यहाँ पर को होगा। तो क्या हो जाएगा 2-3i यहाँ पर को होगा। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। ये मिटा दूं, ये मैंने समझा दिया आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं। ये सब मिटा दिया मैंने। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। देखो, हाँ मान लिया कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या है यहाँ पर को x प्लस आई वाई, और ये क्या है z। तो इस नंबर से यही देखो, ये इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन, यहाँ क्या बोलेंगे इसे पोल, इसे क्या बोलेंगे पोल। इस पॉजिटिव एक्स, इसे क्या बोलते हैं, इस ओरिजिन के इधर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हम इसे क्या बोलेंगे, इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। ये अभी यहाँ इसका काम कुछ नहीं है, पोल इनिशियल लाइन ये वगैरह वगैरह, इसका काम नहीं है, इसका काम 2D में आएगा। पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो यूज होने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, 2D में आएगा, कहीं भी आएगा। तो सुनो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से पोल को मिलाने वाली एक रेखा, जो ये दूरी होगी ना यहां पर से, ये पोल से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मिलाने वाली, इस पोल से, देखो पोल हमेशा क्या होता है 0,0, होगा कि नहीं होगा। पोल कहां पर को है 0, पोल का मतलब 0,0। तो ये यहाँ पॉइंट कितने हैं, x, y हैं, पोल कितना है 0,0। इनकी बीच की दूरी निकालो तो एक बार, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगी, इसे O बोला, इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया, OA के बीच की दूरी निकाल दो, कितना आ जाएगा फिर आपके पास दूरी OA बराबर कितना आ जाएगा, √ ये माइनस ये का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, प्लस ये माइनस ये का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। ऐसा ही तो होता है, नहीं बात समझ में। तो OA बराबर कितना आ गया, इतना। और ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी तो यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये उस इस कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वहां से लेकर के ओरिजिन की जो दूरी है वो क्या होगी मेरे पास, मॉड होगी, मॉडुलस होगी। आई नहीं बात समझ में, ठीक है, ठीक है ना। क्या, ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी मेरे पास, मॉडुलस होगी। ठीक हो गया, यस। अब देखो, इनिशियल लाइन से ये जो डिस्टेंस लाइन है ना, ये डिस्टेंस लाइन, इनिशियल लाइन से डिस्टेंस लाइन के बीच में जो बना कोण होगा, इस कोण को हम क्या बोलने वाले हैं, इस कोण को हम बोलने वाले हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। आई नहीं बात समझ में। आर्ग्यूमेंट की परिभाषा क्या होगी कि इनिशियल लाइन से जो डिस्टेंस लाइन है इसके बीच बना कोण, इसे क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक हो गया, आ रही है बात नहीं समझ में, आ रही होगी, आनी चाहिए। अगर हाँ, अगर आपको थोड़ी समझ में नहीं आ रही है तो आप कक्षा 11 की कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से उसमें समझा रखा है, चीज़ों को लिखा गया है। और फिर एक बार ये वीडियो भी देख सकते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में, मैंने भी सब वहीं से सीख रखा है, ठीक है ना। कक्षा 11 की NCERT से ही मैंने सीख रखा है और आपको भी वहाँ से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, क्या क्या हो गया मेरे पास, क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पर क्या है, वहां से पोल की जो डिस्टेंस होगी वो मेरे पास क्या होगी, आपके पास मॉडुलस के बराबर।
आई नहीं बात समझ में। और आर्ग्यूमेंट क्या होने वाला है, इनिशियल लाइन से डिस्टेंस लाइन के बीच में बना हुआ कोण। अब सुनो फिर, जो ये आर्ग्यूमेंट है ये है, अगर मान ले जाए मेरे पास ये कुछ आया है, मान ले जाए π/4 आया है, अगर मैं इसमें 2π जोड़ दूं, 2π जोड़ दूं, फिर कुछ आएगा, फिर 2π जोड़ दूं, मतलब देखो ना, मतलब क्या होता है, एक पूरा चक्कर कितना होता है, 2π का होता है। अब देखो ये कोण मान लीजिए कितने बना है, π/4 का बना है। अब इसमें मैं π/4 से फिर पूरा चक्कर लेके आऊं तो मतलब कितना, 2π जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 दूनी 8, 9π/4 आ जाएगा। आ रही नहीं बात समझ में? नहीं, देखो नहीं आई बात समझ में। देखो एक बार और देखो, ये है ना मेरे पास, ये एंगल कितना है मेरे पास, π/4 है कि नहीं, यहां पर तक का एंगल। अब यहां पर से मैं घूम रहा हूं, यहां पर तक का आ रहा हूं तो कितना आ रहा हूं, मतलब 2π और आ रहा हूं, मतलब कितना बन रहा है, 9π/4। फिर यहां पर से और मुड़ के आ रहा हूं, फिर 2π और जोड़ रहा हूं तो फिर मेरे पास कितना बन रहा है, 4 दूनी 8 है, 9, 4 दूनी 8, 8 में 8 दूनी 16, 17π/4। तो इसका मतलब आपने एक दिख देख रहे हो, आर्गुमेंट जो है ना, आर्गुमेंट वो मेरे पास क्या है, आर्गुमेंट जो है मेरे पास, वह मेरे पास क्या है, यूनिक नहीं है। आर्गुमेंट 2π आप जोड़ते जा रहा, आते जा रहा, आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, साइकिल बन जा रही है। आई नहीं बात समझ में? अब मेरी बात को सुनो फिर। अब आर्गुमेंट को मुझे, आर्गुमेंट तो घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, मतलब जनरल वैल्यू हो रही है। अब उसको मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, उसकी एक प्रिंसिपल वैल्यू बनानी पड़ेगी, उसको बांधना पड़ेगा। घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, तो उसको एक जगह बांध लेना पड़ेगा। तो मैं रुक, कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, तो उसको मैं रोक दूंगा। तो जो घूमते जाएगा, घूमते जाएगा, घूमते जाएगा का मतलब हो गया जनरल वैल्यू होगी। मैं उसको कहूंगा तू रुक, अब मत घूम, तो उसका मतलब वो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। आई नहीं बात समझ में? तो मैं इसको घुमाना बंद कर रहा हूँ, आर्गुमेंट को मैंने लेके हटा, मैंने कहा चल तेरे को मैं क्यों घुमाऊं इतना, मैं पागल हूं क्या मैं इतना घुमाने के लिए। तो मैंने क्या किया, इसको घुमाना बंद किया, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आने वाली है वो -π से कितने के बीच में आने वाली है, π के बीच में आने वाली है। आया नहीं बात समझ में? तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का खेल। ठीक है, मिटा दूं ये सब, एक बार मैं अच्छे से और रिकैप करा देता हूँ। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो आगे जो रियल पार्ट होता है इसमें, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, और उसे हम एक्स अक्ष में दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होने वाली है, फिर मेरे पास ये एक्स होने वाली है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होने वाली है, ये वाई होने वाली है। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वहाँ से ओरिजिन की जो डिस्टेंस होगी, वहाँ से ओरिजिन की जो डिस्टेंस होगी उसे मॉडुलस बोलेंगे। आ रही नहीं बात समझ में? और जो ये डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, जो ये डिस्टेंस लाइन है, इनिशियल लाइन से डिस्टेंस लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट बोलेंगे। और जो आर्गुमेंट होगा वो घूमता जाता है, घूमता जाता है, मतलब वो जनरल वैल्यू को प्रदर्शित करता है। उसको मैं प्रिंसिपल वैल्यू में बांधूंगा तो वो कितना, -π से π के बीच में उसको मैंने बांध दिया। आई नहीं बात समझ में इतनी? ठीक है ना। अब सुनो फिर, देखो इतना हो गया, मिटा दूं? हाँ, अब इसको भी हल्का सा मिटा देता हूं फिर मैं, क्योंकि ये ऑर्गेंड प्लेन, और क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन में अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाऊंगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेंड प्लेन बोलते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पर को कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पर को ये है मेरे पास x + iy, मतलब x एक्सिस में कितना चला होगा, x यहाँ x चला होगा, और y एक्सिस में कितना चला होगा, y। तो इसका मतलब ये कितनी दूरी होगी, y की, और ये एंगल कितना था, थीटा। इसे क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है ना। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर को है, यहाँ पर को क्या है, x, तो ये देखो ये यहाँ पर को, सुनो एक बार और ध्यान से सुनो, मैं हर जगह कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर को क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy। यहाँ पर को कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, सुनो, यहाँ पर को क्या होगा, देखो x निगेटिव है, यहाँ पर से x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, -x + iy। यहाँ पर को क्या होगा, x भी निगेटिव है और क्या है, माइनस भी निगेटिव है। यहाँ कौन सा नंबर होगा, x - iy। यहाँ पर को कौन सा नंबर होगा, x, तो देखो यहाँ पर को क्या है, ये x तो पॉजिटिव है, y निगेटिव है, x - iy। ठीक है ना, ये इसका क्या बनेगा, ये थीटा आर्गुमेंट बनेगा। यहां पर से ये थीटा क्या बनेगा, इसका आर्गुमेंट बनेगा। देखो आर्गुमेंट, अब सुनो, ये ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो इसको मैं मिटा दूं, पहले इतना समझ में आया, आ गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, हाँ तो बच्चों
कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जो इसका जो x होगा वो ये होगा और जो इसका y होगा वो क्या होगा, ये होगा। मतलब जो x होगा वो रियल पार्ट वाला होगा और जो y होगा वो इमेजिनरी पार्ट वाला होगा। आई नहीं बात समझ में? मैंने आपको लोगों को एक बार और अच्छे से समझा दिया था, एक बार और मैं समझा दूं। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर को है, इसे कैसे लिखेंगे हम, माइनस एक्स, एक्स का तो माइनस है, आई का क्या होगा, वाई का क्या होगा प्लस, और इसे क्या लिखेंगे, दोनों माइनस लिखेंगे। और इसे क्या लिखेंगे हम, एक्स का तो पॉजिटिव होगा, वाई का क्या होगा, निगेटिव होगा। आई नहीं बात समझ में? और यहाँ क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई। देखो एक बार मैं अच्छे से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रदर्शित करना। देखो मैंने समझा दिया है, अब ज़्यादा डीप में मैंने आप लोगों को समझा दिया है, क्योंकि अब मैं ज़्यादा और ज़्यादा बनाते रहूँगा तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बताने के लिए, तो भवसागर है, पर वीडियो भी बहुत लंबी बन जाती है, तो इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। सुनो फिर, आज मैं बात करता हूँ सबसे पहले पोलर रिप्रेजेंटेशन की, पोलर रिप्रेजेंटेशन की, पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मान लीजिए कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इस x प्लस आई वाई को मैं जो लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा, क्या मैं यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ पर कोई x है, ये जो आया नंबर, ये जो नंबर आया, ये क्या था, ये क्या था, मतलब इस पोल से इस कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी, इस पोल से इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक की दूरी जो आई थी वो क्या आई थी, मॉडुलस ही तो आई थी ना, आई थी ना, मॉडुलस ही तो आई थी। इस मॉडुलस को मैंने लिख दिया आर। तो बताओ फिर यहां पर से साइन थीटा बराबर कितना हुआ, फिर मेरे पास लाला आम लाया, लाला आम लाया, कहते कहते आया, कहते कहते आया। और है ये देखो, पर मैं इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बताऊंगा क्या होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर आपके पास आर साइन थीटा, ये तो आपको आता ही होगा। और यहाँ पर से कितना हो जाएगा, कॉस थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा फिर मेरे पास x अपॉन आर, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो क्या मैं x प्लस आई वाई को आर कॉस थीटा प्लस आर कॉमन लिया है तो कितना हो जाएगा फिर साइन थीटा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, जहाँ आर क्या है, मॉडुलस है, मॉडुलस है, और जो ये थीटा है, ये थीटा क्या है मेरे पास, थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है। आगे बात समझ में, इसको भी नोट करो, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट है, आर्ग्यूमेंट का जो कॉन्सेप्ट है मैं क्वेश्चन में ही सिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो मैं उनमें आपको सिखाता रहूँगा। और चलो आगे बढ़ते हैं, इतनी बात आई नहीं समझ में। देखो आज मैं इतना ही कराता हूँ, ठीक है ना, आज मैं इतना ही कराने वाला हूँ आपको। तो एक चीज़ थी मैनी वैल्यूड फंक्शन, तो आज मैं इतना ही कराता हूँ, ज़्यादा मैं अब डीप नहीं घुसता हूँ। तो बच्चों देखो आज जो मैंने करा रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना, कल मैं आगे बढ़ूंगा, कल मैं देखो आर्गुमेंट थोड़ा सा रह गया है, आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है ये मैं क्वेश्चन में ही सिखाऊंगा, आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। आई नहीं बात समझ में? अभी थोड़ा सा आप ध्यान रख लो, जो भी चीज़ें हैं नॉर्मल हैं, एक बार और मैं आपको इसको आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है ना। मिटा दूँ, थोड़ा सा आर्गुमेंट के बारे में आपको थोड़ा डिस्कशन करा ही देता हूँ मैं, आर्गुमेंट होता क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है ना, ये सब मिटा देता हूँ। देखो आर्गुमेंट जो है ना, वो जो आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पाई से माइनस पाई से पाई के बीच में होती है, ठीक है ना। मान लिया जाए मेरे पास ना, चलो आर्गुमेंट लिखना मैं आपको सिखा ही देता हूँ यहीं पर को इसी क्वेश्चन में, जिससे कि अगले में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। देखो मान लीजिए यहाँ पर को कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए मेरे पास कोई यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, और यहाँ मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इतनी बात समझ में आई नहीं? अब सुनो, मैंने आर्गुमेंट निकाला तो यहाँ पर तो थीटा आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, आपके पास आर्गुमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, वाई अपॉन एक्स, और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इसे क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट बोलेंगे। थीटा इज इक्वल टू कितना, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, कोई इतना कठिन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर से क्या हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक। और थर्ड क्वाड्रेंट में अब देखो आर्गुमेंट यहाँ से यहाँ तक का हो गया,
परंतु ये तो नापने में बहुत बड़ा हो जा रहा है। अब नापने में बहुत बड़ा आ जा रहा है तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं छोटी दूरी से नापूंगा। छोटी दूरी से कहाँ से, यहाँ से नापेंगे। तो अभी क्या कह रहा हूँ, जो आर्ग्यूमेंट है वो -पाई से पाई के बीच में है। यहाँ से नापूंगा तो कहाँ तक का जाएगा, पाई तक का जाएगा। अगर मैं यहाँ से नापूंगा तो कहाँ तक का जाएगा, -पाई। मतलब ऊपर के दो क्वाड्रेंट में फर्स्ट और दूसरे क्वाड्रेंट में ऊपर से नापूंगा तो पाई तक का, और नीचे के क्वाड्रेंट में नापूंगा तो कहाँ से कहाँ तक का, ये नीचे से तो क्या, नीचे के क्वाड्रेंट में नापूंगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में नापूंगा। और कभी भी जो एंगल बनता है घड़ी की दिशा में, देखो घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज बनेगा एंगल वो माइनस बनेगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। देखो ना, कोई भी एंगल ऐसे ही तो नापते हैं। मान लीजिए ये कहा ये कितना है, π/4 है। अब नापते ऐसे हैं, हाँ समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कोई एंगल है ना जैसे π/4 तो यहाँ से नापेंगे ये ऐसे करके, तभी π/4 आ रहा है। आई नहीं बात समझ में। अगर मान लीजिए मेरे पास ये यहाँ से नापूंगा तो कितना आ जाएगा, -π/4। ठीक है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं तो यहाँ पर कोई मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से क्लॉकवाइज निकालना पड़ेगा। क्लॉकवाइज निकालने के लिए माइनस आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है यार, मैं यहाँ से यहाँ तक का क्यों आऊँ इतनी दूरी, बेवकूफ़ हो गया। बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ मैं तो, हम तो होशियार बच्चे हैं, हम गणित के बच्चे हैं। गणित के बच्चे तो होशियार बच्चे होते हैं। तो गणित के होशियार बच्चे तो कहाँ से नापेंगे, जहाँ से हमको शॉर्ट पड़ेगा यहाँ से। तो इसका मतलब यहाँ से नापने में अगर मैं यहाँ से यहाँ को एंगल नापूंगा तो कितना, कहाँ से, माइनस वाले आएंगे, मतलब 0 से -π। अगर मैं यहाँ से यहाँ नापूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 से π। तो इसलिए जो आपका जो आर्ग्यूमेंट हुआ वो -π से π के बीच में हुआ। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको आर्ग्यूमेंट निकालना सिखा देता हूँ। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा मैं सिखा देता हूँ। मान लिया मेरे पास कोई है 1 + i है, ठीक है ना। 1 + i है। सबसे पहले तो मैं देखूंगा इसका, मैं r निकालूंगा। r का मतलब क्या हो गया, मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब 1 + 1, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। क्यों, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। जहाँ यहाँ x है 1 है और y भी मेरे पास क्या है, 1 है। तो जो r आया वो मेरे पास कितना आया, √2 आया। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। अब मैं इसका आर्गुमेंट, इसका मॉडुलस निकालने वाला हूँ। मॉडुलस निकालने के लिए मैंने क्या किया, टेन थीटा बराबर कितना है, y/x। आर्गुमेंट निकालने के लिए जो टेन थीटा आया वो मेरे पास कितना आया, 1/1 मतलब 1, और जो थीटा आया वो कितना आया मेरे पास, π/4। आई गई ने बात समझ में, आ गई बात समझ में। देखो आपने सबसे पहले तो देखना पड़ेगा आर्गुमेंट, जो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा फिर इसका, i + i का क्या हो जाएगा, r, मतलब कितना हो जाएगा, r के जगह तो कितना हो जाएगा, √2 r cos थीटा। थीटा की जगह कितना आ जाएगा, π/4 प्लस कितना आ जाएगा, i sin थीटा की जगह कितना आ जाएगा फिर π/4। बहुत सरल सा है, कोई इतना कठिन नहीं है। अब सुना भाई, परंतु इसमें क्या बात थी ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सीधे निकाल देते हैं, परंतु अब सुनना फिर मेरी बात को, अब इसको नोट कर लो, पहले आप इसको नोट कर लो। हाँ अब सुनो फिर, अब दूसरे क्वाड्रेंट में मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आ गया, चलो ये आ गया मेरे पास, तो r तो क्या आ गया मेरे पास, √2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ x कितना है मेरे पास, 1 है, और y कितना है मेरे पास, -1 है। मतलब ये चौथे क्वाड्रेंट में है, अब थोड़ा सा मैं क्वाड्रेंट भी सिखा दूंगा आपको। यहाँ x क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ से x पॉजिटिव होते हैं ना, ये क्या होता है y, यहाँ से y पॉजिटिव होता है, यहाँ को y पॉजिटिव होता है। तो पहला क्वाड्रेंट क्या होगा, प्लस और प्लस होगा। अब सुनो, यहाँ x, कभी भी पॉइंट को x, y ही तो लिखता हूं मैं, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है x निगेटिव, यहाँ क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर, x तो निगेटिव है और y क्या होता है पॉजिटिव। दूसरा क्वाड्रेंट। तीसरा क्वाड्रेंट मतलब क्या, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, दोनों निगेटिव। चौथा क्वाड्रेंट, x तो पॉजिटिव y निगेटिव। ये क्वाड्रेंट को ऐसे लिखते हैं। आई नहीं बात समझ में, इतना आया। चलो फिर सुनो, नोट कर लेना। सुनो, अब मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले मैं टेन थीटा निकालूंगा आर्गुमेंट निकालने के लिए। देखो टेन थीटा में क्या करूंगा ना, इसका पॉजिटिव, देखो y/x तो करूंगा ही, पर दोनों का पॉजिटिव लूंगा मैं। किसी भी प्रश्न में करूंगा सबसे पहले मैं पॉजिटिव हिस्सा लूंगा। इसका मैंने क्या किया, पॉजिटिव हिस्सा ले लिया। पॉजिटिव हिस्सा कितना आ गया, 1 आ गया। पॉजिटिव हिस्सा ले लिया मैंने, कितना आ गया, 1 आ गया। सबसे पहला काम, अगर मान लिया जाए पहले क्वाड्रेंट में है, वहां तो दोनों पॉजिटिव आने वाले हैं, ठीक ही हो गया, ये आ गया। अगर दूसरे क्वाड्रेंट में है, नहीं अभी कितना है, चौथे में,
पहले क्वाड्रेंट ठीक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया, π/4 आया। परंतु क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये किस क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में कुछ नहीं करना है, जो थीटा आएगा ना उसके आगे माइनस लगा देना है, और यही मेरा आर्गुमेंट हो जाएगा। क्योंकि यहां देखो ना, यहां पर को कितना आया था, π/4 आया ना, ऐसे तो आया। देखो मान लीजिए यहां पर कोई ये है 1 प्लस 1 कहां पर कोई, यहां पर कोई है जैसे, तो इसका तो कितना आ गया π/4। अब ये 1 माइनस आई कहां पर को है, यहां पर को है ना, यहां पर को, तो एंगल, अब इसका भी मैं π/4 ही थोड़ी ना लिखूंगा। अब मैं घड़ी की दिशा में नाप रहा हूं ना, घड़ी की दिशा में नाप रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में, क्या कहा मैंने, ठीक है, ठीक है, आया। तो इसका समझ गए होगे कि कैसे हो रहा है करके। तो क्या, अगर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स और वाई सीधे सीधे थीटा निकाल दूंगा, थीटा मेरे पास इतना आया। अब मैं देखूंगा कि एक्स और वाई किस चतुर्थांश में है। अगर मान लिया जाए मेरे पास एक्स और वाई चौथे चतुर्थांश में हैं, तो आपके पास जो आर्ग्यूमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, क्या, माइनस लगा दूंगा, बस हो गया। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ वन, आर्ग्यूमेंट कितना आ गया फिर मेरे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आई बराबर कितना आ गया, -π/4। ठीक है ना, तो मिटा दूं इसको मैं, ठीक। अब इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा फिर आपके पास, पोलर रिप्रेजेंटेशन 1 माइनस आई का कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, 1 माइनस आई का कितना हो गया, आर की जगह तो कितना आ गया, इतना, आर कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा, -π/4, फिर प्लस कितना आ जाएगा, आई साइन थीटा, साइन थीटा की जगह भी कितना आ जाएगा, -π/4। आया नहीं बात समझ में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर से कितना हो गया फिर मेरे पास, 1 माइनस आई बराबर कितना आ जाएगा, -2, कॉस माइनस एक्स, कॉस एक्स, साइन माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स। होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट वीडियो में सब आपको मैंने बता रखा है। साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन एक्स, और फिर कॉस माइनस एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, कॉस एक्स। होता है कि नहीं होता है, यस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, लिख दिया होगा ये सब, लिखो, नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना। तो सुनो, अब मान लीजिए मेरे पास है ना माइनस आई और माइनस आई है, तो x बराबर तो कितना है, -1, और y बराबर भी कितना है, -1। आया, आया। अब सुनो फिर r निकालो पहले, r बराबर तो कितना आ जाएगा, √x² प्लस y², मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 में 1 मतलब कितना आ जाएगा, 2। आया, ठीक है ना। अब सुनो फिर, सबसे पहले मैं क्या निकालने वाला हूँ, तीसरे उसमें निकालने वाला हूँ, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास कहाँ पर को है, अभी पहले यहाँ था तो ठीक हो गया सीधे सीधे, फिर यहाँ आया तो मैंने उल्टी, मतलब सुनो, अब क्या करूँगा मैं, पहले टेन थीटा निकालूंगा, दोनों का पॉजिटिव हिस्सा लूंगा, इसका भी पॉजिटिव लूंगा और इसका भी पॉजिटिव हिस्सा लूंगा। तो बराबर कितना आया, 1। तो थीटा बराबर तो कितना आ गया फिर मेरे पास, टेन थीटा बराबर 1 है, तो थीटा बराबर तो कितना आया, π/4। अब परंतु कहां पर को है ये, तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो तीसरे क्वाड्रेंट के लिए मैं क्या करने वाला हूं ना, अब π/4 तो हो नहीं सकता तीसरे क्वाड्रेंट में, तो तीसरे क्वाड्रेंट के लिए मैं क्या करने वाला हूं, अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स तीसरे क्वाड्रेंट में आता है, तो आर्ग्यूमेंट क्या आएगा फिर मेरे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आई इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखो तीसरे क्वाड्रेंट में तो माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, माइनस तो लगाना ही पड़ेगा ना, माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। अब बताओ ये कितना आएगा फिर मेरे पास, ये आएगा पाई माइनस, जो ये आया है π/4, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, मतलब कितना, माइनस पाई माइनस π/4, π/4। आई नहीं बात समझ में, हाँ थोड़ा सा ये नीचे को हो रहा है, 1 मिनट, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, सुनो। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया है, π/4, परंतु मेरे पास जो आर्ग्यूमेंट आएगा ना, मैं यहाँ पर को लिख रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आई, तो आर्ग्यूमेंट जो आएगा, देखो मैंने क्या बताया आपके पास, चौथे क्वाड्रेंट और तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस तो आना ही आना है, ठीक है ना। और फिर ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, माइनस पाई माइनस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, π/4, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये इधर गया, तो 3π/4 मेरा कितना आया आंसर, 3π/4 इसका आर्ग्यूमेंट। आई नहीं बात समझ में, समझ में आ रहा होगा। दूसरा, चलो ये सब मैंने मिटा दिया, तो इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन खुद लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। मैं इसको मिटा के आगे चल रहा हूँ, चलो आगे क्वेश्चन में सिखाऊंगा, अभी तो तुम खाली ऐसे सीख ले हो, बस हो गया। अब अगला क्या हो जाएगा मेरे पास,
-1 प्लस आई। तो सबसे पहले तो इसका चलो आर्ग्यूमेंट निकालता हूँ सीधी सीधी। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, टेन थीटा। टेन थीटा के लिए मेरे को x इज इक्वल टू कितना, -1, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो टेन थीटा मतलब कितना आ जाएगा, 1 अपॉन -1, y अपॉन एक्स, तो मतलब कितना आ जाएगा, -1। आई नहीं बात समझ में? ठीक। अब ये कौन से चतुर्थांश में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, जहां x तो नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो? तो क्या आंसर, दूसरे दूसरे क्वाड्रेंट में है। दूसरे क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट निकालूंगा मैं, वह कैसे निकालूंगा कि मैं क्या करूंगा, पाई में से ये थीटा घटा दूंगा। जो तो थीटा इज इक्वल टू कितना है फिर मेरे पास, सॉरी, y अपॉन एक्स किया ना मैंने, पॉजिटिव हिस्से लिए दोनों के पॉजिटिव हिस्से लिए तो कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, पाई बाई फोर आया। तो जो आर्गुमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, मतलब कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई फोर, मतलब कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। आई नहीं बात समझ में? ठीक है। कुछ प्रश्न है, मैं इंटर 11 के प्रश्न कुछ एक दो करवा देता हूँ आपको, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार मैं 11 के एक दो प्रश्न आपको सीधे सीधे करवा दे रहा हूँ। मैं 11th की बुक खोलता हूँ और 11th की बुक से कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। 11th की बुक है मेरे पास, नई पुरानी वाली बुक है, नई वाली तो नहीं है, आजकल तो नई बुक आ गई है ना। तो मेरे पास है, क्या कहते हैं, 5.2 का है, पहला प्रश्न है मेरे पास, z इज इक्वल टू है मेरे पास -1 माइनस आई अंडर रूट 3। तो इसका मेरे को क्या निकालना है, मापांक और पूर्णांक, मतलब मेरे को इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस क्या हो गया, मोड z बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा, माइनस, तो x की वैल्यू कितनी है, -1, और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ जेड बराबर कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, देखो 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का मतलब 3, तो मॉड जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर, अंडर रूट 4, मतलब कितना आ जाएगा, 2। इतनी बात समझ में आया। तो अब मैं निकालने वाला हूं आर्ग्यूमेंट। अब देखो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए मैंने क्या करेगा, सबसे पहले तो टेन थीटा निकाला। टेन थीटा थोड़ा सा ना मैं एक नोट्स टाइप के बना दे रहा हूँ। तो आर्ग्यूमेंट कैसे करेंगे, देखो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, टेन थीटा, क्या पॉजिटिव, देखो y को मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव y लिखूंगा, बट्टे दोनों के पॉजिटिव, मतलब दोनों का पॉजिटिव हिस्सा, हाँ, y बट्टे x, मतलब दोनों का पॉजिटिव लिख लेना आप, नोट्स बना रहे हो दोनों का पॉजिटिव। अब मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। अगर पहले क्वाड्रेंट में होगा, जो ये थीटा आएगा ना, थीटा, यही मेरे पास क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, यही मेरे पास क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। अगर दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा ना, तो क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा आर्ग्यूमेंट। यहां पर को लिख रहा हूं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। अगर तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस पाई माइनस थीटा आ जाएगा। अगर चौथे क्वाड्रेंट में आएगा तो कितना आ जाएगा फिर आपके पास, माइनस थीटा हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में, ये नोट कर लो, बस यहां पर से मैं बनाना शुरू करूंगा। तो टेन थीटा, पॉजिटिव हिस्से ले रहे हैं दोनों के, अंडर रूट 3 बट्टे 1, तो यहां से कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3। तो थीटा बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा मेरे पास, कहां पर को होता है, पाई बाई 3 पर। जबकि हम मैं आर्ग्यूमेंट निकालने वाला हूं इसका, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहां पर को है, ये तीसरे क्वाड्रेंट में है। तीसरे क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं, माइनस, फिर कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, थीटा का मतलब कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस, ये 3 यहाँ गया तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना आ गया, जेड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर कितना आ जाएगा, -2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर को लिखता हूँ मैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर कितना आ जाएगा, -2 पाई बाई 3। आई नहीं बात समझ में, आई नहीं बात समझ में, आ गई होगी, लिखो अगला प्रश्न, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना आ जाएगा, -2 पाई बाई 3, यस, नोट कर लो। चलो अगला देखो, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले हैं क्वेश्चनों में, ठीक है ना। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस आई, मेरे को एक और क्वेश्चन है, जेड इज इक्वल टू, तो आर कैसे निकालोगे इसका, कैसे, अंडर रूट एक्स बराबर तो कितना आ जाएगा, ये तो बहुत ही सरल है, ये खुद बना लेना आप लोग, ठीक है ना। अब तो
हाँ एक चलो -3 है मान लीजिए, यहाँ पर को -3 है, तो r तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 1, तो r बराबर तो कितना आएगा 2। अब बताने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, x बराबर √3 और y बराबर कितना आएगा फिर मेरे पास 1। हाँ सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, दोनों के पॉजिटिव हिस्से लेने हैं, और थीटा बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा π/6। क्यों, थीटा बराबर, ठीक है ना। तो ये किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में, x निगेटिव है, यहाँ दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, x तो निगेटिव y पॉजिटिव, फिर तीसरे में दोनों निगेटिव, चौथे में x पॉजिटिव y निगेटिव, ठीक। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, कौन से में है, x निगेटिव है y पॉजिटिव है, मतलब दूसरे चतुर्थांश में है, तो इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आ जाएगा, फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसमें, पाई माइनस कितना आ जाएगा, थीटा, थीटा का मतलब π/6, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर कितना आ जाएगा 5π/6, ठीक है ना। आई नहीं बात समझ में, ठीक। तो हाँ इतना है, अब लास्ट है, अब बहुत लंबी क्लास हो गई है, लास्ट है, ठीक है ना। चलो मिटा देता हूँ इसको, तो सुनो फिर, ये भी मिटा दिया, इसका क्या काम है, कुछ भी नहीं। तो सुनो फिर, मान लीजिए मेरे पास है 1 का मेरे को पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखना है, इस 1 को पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में क्या लिखूंगा, इसका मॉडुलस तो 1 ही होगा, तो कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा। और 1 कहां पर को होता है, रियल एक्सिस में, रियल एक्सिस में इसके लिए क्या हो गया मेरे पास, एंगल 0, तो cos 0 प्लस आई साइन 0। आई नहीं बात समझ में। अब आता है -1 के लिए cos फिर प्लस फिर आई साइन थीटा। अब देखो -1 कहाँ होगा, यहाँ को, तो इसके लिए मॉडुलस, तो इसके लिए आर्गुमेंट कितना हो जाएगा पाई, तो cos पाई प्लस आई साइन पाई। आई नहीं बात समझ में। अब आते हैं मेरे पास, बात आती है आई की, आई को कैसे लिखूंगा मैं, देखो इनका जो मॉडुलस होने वाला था वो तो 1 ही होने वाला है। आई नहीं बात समझ में। और ये आई कहाँ होगा मेरे पास, ये इमेजिनरी एक्सिस में, तो इसके लिए आर्गुमेंट कितना हो रहा है, π/4 नहीं π/2, फिर कितना आ जाएगा, फिर π/2, फिर मान लीजिए मेरे पास -i है, तो cos, और मॉडुलस तो इनका 1 ही है, मॉडुलस तो कितना है इनका 1 ही है, तो -i के लिए, -i कहाँ, यहाँ, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा -π/2, और यहाँ से भी कितना -π/2। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास cos π/2, क्यों, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा की जगह कितना आएगा माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा ये प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। आई नहीं बात समझ में, प्लस को माइनस बना देगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं मैंने आपको लिखा दिए हैं। तो दोस्तों आज बहुत लंबी क्लास हुई, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास भी थी, अच्छे से समझ रखा होगा आपने। कल हम एक क्वेश्चन बनाएंगे और कल हम क्वेश्चनों को और अच्छे से समझेंगे, और मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।